हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नेबुलाइजेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इस लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड किया मैंने? नेबुलाइजेशन की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड इंडिकेशन, द नेबुलाइजेशन ड्रग्स की लिस्ट, डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट प्रोसीजर एंड देन रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट्स एंड पेशेंट एजुकेशन पॉइंट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है? नेबुलाइजेशन का डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड मेडिकेशंस इनटू फाइन मिस्ट एरोसोल फॉर इनहेलेशन डायरेक्टली इनटू द लंग्स। हिंदी में समझा देती हूँ इसको। नेबुलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि लिक्विड मेडिकेशन को मिस्ट फॉर्म में या एरोसोल फॉर्म में, या ये समझ लो कि ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जिससे कि पेशेंट उसको इनहेल करे और वो लंग्स में जा सके या फिर एयरवे में जा सके। ठीक है, इसी को ब्रेक डाउन करके लिखा है की पॉइंट्स इसके। सबसे पहले नेबुलाइजेशन क्या है? इनहेलेशन थेरेपी है। सेकेंड है डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू एयरवेज। डायरेक्टली एयरवे में अगर ड्रग्स हमें भेजनी है तो हमें नेबुलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। क्विक रिलीफ देती है इमरजेंसीज में, जैसे अस्थमा अटैक हो गया, सीओपीडी, एक्सर्बेशन हो गया, इन सब में। पार्ट ऑफ नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेबुलाइजेशन में यहाँ पे मास्क दे रखा है, मेडिसिन कप दे रखा है, माउथ पीस दे रखा है, प्लास्टिक ट्यूबिंग और कंप्रेसर दे रखा है। ये नॉर्मल नेबुलाइज़र है जिसमें कंप्रेसर पे दो आउटलेट होते हैं। एक आउटलेट होता है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए होता है, और दूसरे आउटलेट पे आपको ये प्लास्टिक ट्यूबिंग एक तरफ से अटैच करनी होती है। दूसरी तरफ का प्लास्टिक ट्यूबिंग मेडिसिन कप के नीचे एक सर्कुलर वो होता है, उसमें अटैच करते हैं। और फिर ये मेडिसिन कप जो दिखा रखा है इसको अटैच किया जाता है, या तो मास्क से अटैच करोगे अगर मास्क से नेबुलाइजेशन दे रहे हो, अगर माउथ पीस से दे रहे हो तो माउथ पीस पे अटैच करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल्स ऑफ नेबुलाइज़र मेडिसिन चैम्बर के बारे में। तो सी ऊपर कैप है जिसको हम मास्क से या उससे अटैच करते हैं। ये बैफल है, बैफल जो है ये प्रेशर मेंटेन, मतलब ये ज़रूरी है इसमें, अगर ये नहीं होता तो नेबुलाइज़र वर्क नहीं करता। ये चैम्बर जो है इसमें मेडिसिन डाला जाता है, तो ये पूरा नेबुलाइज़र का यूनिट हो गया। नीचे जो मैंने बोला था एयर इनलेट कनेक्टर होता है, और ये ट्यूबिंग्स, ये दूसरी वाली एंड जो ट्यूबिंग का वो मशीन पे कनेक्ट होएगा। नेक्स्ट वेंटिलेटर नेबुलाइजेशन किट के बारे में देखा है। वेंटिलेटर नेबुलाइजेशन किट में देखो ट्यूबिंग सेम, एक तो आपका मशीन से अटैच होएगा, दूसरा वाला ये मेडिसिन चैम्बर से अटैच होएगा। मेडिसिन चैम्बर का जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ऊपर का, ये अटैच होता है ये टी पीस पे। ठीक है, और ये जो ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग्स है ये दूसरी तरफ अटैच किया जाता है। ठीक है, उधर की तरफ का माउथ पीस हटा के अगर हमें वेंटी से कनेक्ट करना है तो हम ये दोनों तरफ का वाइट वाले पोर्शन में देखो, एक तरफ तो कुछ अटैच नहीं है, दूसरी तरफ ये माउथ पीस अटैच्ड है, ये माउथ पीस हटा देते हैं और एक तो कैथेटर माउंट पे अटैच कर देते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हम किस पे अटैच करते हैं, दूसरी तरफ से हम कनेक्ट कर देते हैं वेंटी ट्यूबिंग्स पे। और नीचे से तो ये कनेक्टेड ही है मेडिसिन चैम्बर, जिसकी ट्यूबिंग्स, जिस पे ट्यूबिंग्स अटैच करके, और फिर आपके पास किस तरीके का नेबुलाइज़र उस पर डिपेंड करता है, उस पर अटैच कर देते हैं, नेबुलाइजेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है नेबुलाइजेशन? तो ये कन्वर्ट करता है फाइन मिस्ट लिक्विड को फाइन मिस्ट फॉर्म में या एरोसोल फॉर्म में, जो कि मास्क के माउथ पीस से इनहेल करेगा पेशेंट। डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एक्ट करता है, और इसका रैपिड ऑनसेट होता है और सिस्टमिक इफ़ेक्ट कम होते हैं। प्रिंसिपल अगर फिज़िक्स की टर्म में बोले जाए तो तीन तरीके के प्रिंसिपल्स हैं इसके, जो मैंने नेक्स्ट डिस्कस किए हैं। वैसे वो हमारे इतने काम के नहीं है, फिर भी लेट्स देख ही लेते हैं एक बार। तो ये नेबुलाइज़र टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो जेट टाइप, अल्ट्रासोनिक टाइप और मैश टाइप होता है। कैसे काम करता है? जेट में क्या होता है, जेट वाला तो प्रेशर से एयर दे रहा है। ठीक है, एयर ब्लोज मेडिसिन मिस्ट,
तो प्रेशर से एयर दे के मेडिसिन को एज अ मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल है, हॉस्पिटल यूज़ के लिए है, और इसका कॉन्स यही है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और इसके लिए ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड टाइप है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, ये मेडिसिन को वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करके मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये आवाज़ नहीं करता और फास्ट एक्ट करता है, बट इसका कॉन्स क्या है कि ये डैमेज कर सकता है कुछ ड्रग्स को जब ये वाइब्रेट कर रहा है तब। ठीक है, तो वाइब्रेशन से प्रोबेबली ये डैमेज कर दे। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो मैश प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें कि मेडिसिन को पुश किया जाता है थ्रू अ मैश। ठीक है, पोर्टेबल है, एफिशिएंट है, बट बहुत एक्सपेंसिव है इस टाइप का नेबुलाइजर टाइप। ठीक है, दीज वर द प्रिंसिपल्स हाउ नेबुलाइजर एक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं नेबुलाइजर के टाइप तो लिखा है, लेकिन दीज आर द प्रिंसिपल ऑन विच नेबुलाइजर एक्ट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिकेशंस पे। तो क्या क्या इंडिकेशंस किस किस कंडीशन में हम देते हैं? एक्यूट एस्थमा अटैक में, सीओपीडी एक्सर्बेशन में, ब्रोंकोलाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोप्टेसिस एंड देन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयरवे। ये इंडिकेशंस है इसकी। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, नीडिंग इंट्यूबेशन, एलर्जी टू मेडिकेशंस, अनकोऑपरेटिव पेशेंट। इन सारे में हम नहीं देते। ठीक है, तो सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर में क्यों नहीं देते, क्यों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो पहले से ही एग्जॉस्टेड रेस्पिरेटरी मसल्स है, इनइफेक्टिव वेंटिलेशन हो रहा है, तो दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेबुलाइजेशन के लिए स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग होनी चाहिए, जिससे कि इनहेल कर सके मेडिसिन को प्रॉपरली। ठीक है, अगर वो प्रॉपरली इनहेल ही नहीं कर रहा, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ही नहीं है, एग्जॉस्टेड रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इनइफेक्टिव वेंटिलेशन हो रहा है, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है देने का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एयरवे मैनेजमेंट को डिले कर देगा और हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज कर सकता है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सेकेंड है नीड फॉर इंट्यूबेशन। नीड फॉर इंट्यूबेशन में सिंपल सी चीज़ है कि अगर पहले इंट्यूबेशन की नीड है, इसका मतलब उसका वेंटिलेशन अच्छे से हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नेबुलाइजेशन हम कैसे देंगे, या तो मास्क से या तो माउथ पीस से दे रहे हैं, तो अगर उसको इंट्यूबेशन की नीड है, अभी इंट्यूबेटेड नहीं है पेशेंट, तो आप उसको डिले कर रहे हो ना, तो वो तो और बेकार है। इससे अच्छा है कि पहले उसको इंट्यूबेट कर लो, इंट्यूबेट करने के बाद आराम से नेबुलाइज कर लेंगे। ठीक है, थर्ड था हमारा एलर्जी टू नेबुलाइजेशन मेडिसिन। अब हमने नेबुलाइजेशन अच्छे उसके लिए दिया, लेकिन पहले से पेशेंट एलर्जी के नेबुलाइजेशन से, तो वो उल्टा ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है, एनाफिलेक्सिस करा सकता है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को और वर्सन कर सकता है। ठीक है, और अनकोऑपरेटिव पेशेंट वाली कंडीशन में क्या है कि अगर हम अनकोऑपरेटिव पेशेंट को देते हैं तो वो क्या है, वो उसको इनहेल ही नहीं कर रहा ठीक से ना, पुअर इनहेलेशन हुआ, ड्रग डिलीवर नहीं हुई, कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में हमने ड्रग बर्बाद की। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये चारों पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेबुलाइजेशन ड्रग्स के बारे में। तो नेबुलाइजेशन ड्रग्स में हम कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, देन एग्जाम्पल, देन पर्पस करके हमने इसको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, ब्रोंकिस को डायलेट करेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये एयरवे को डायलेट कर रहा है। ठीक है, ब्रोंकाई को डायलेट कर रहा है, कैसे, लंग्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में सैल्ब्यूटामोल, लीवोसैल्ब्यूटामोल एंड टर्बिटोलिन। पर्पस क्या है, रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पैस्म इन एस्थमा एंड सीओपीडी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक्स, उसका भी सेम वो है, ब्रोंको डायलेशन ही करता है वो भी। ठीक है, इसमें आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसको देते हैं हम एडेड इन सीवियर एस्थमा, सीओपीडी, सिनर्जिस्टिक विद बीटा एगोनिस्ट। तो ब्रोंकोडायलेटर्स एक्चुअल में क्या क्या क्लिनिकल इफेक्ट देते हैं, एक तो रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स को, एयरवे की स्मूथ मसल्स को,
तो जो नैरो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या होएगा, वो ओपन हो जाएंगे। रिड्यूस करते हैं एयरवे रेजिस्टेंस को, तो एयर मूवमेंट क्या होता है, ईजी हो जाता है। थर्ड क्या है, इम्प्रूव करते हैं वेंटिलेशन को, बेटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ठीक है। रिलीव करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म को, ब्रोंकोस्पाज्म के सिम्टम्स को। अब ब्रोंकोस्पाज्म के सिम्टम्स क्या है, जैसे वीजिंग है, डिज्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे या रिलीव करेंगे बोल सकते हैं। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, क्विक सिम्टम्स रिलीफ होएगा, स्पेशली बीटा एगोनिस्ट्स का, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में ब्यूटिसोनाइड है। इसका पर्पस होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूज्ड इन एस्थमा, एस्थमा मेंटेनेंस एंड एक्सिबेशन, दोनों कंडीशन में, एक तो मेंटेनेंस फेज में भी और एक एक्सिबेशन फेज में, दोनों फेजेस में स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग में है म्यूकोलिटिक्स। म्यूकोलिटिक्स में है हाइपरटोनिक सलाइन एंड एसिटाइल सिस्टीन। इसका पर्पस क्या होता है, ये थिक सिक्रेशंस को लूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा थिक सिक्रेशंस होते हैं, कई बार हम सक्शन करने के लिए जा रहे हैं, पेशेंट का ट्यूब हमने जो हमारे सक्शन ट्यूबिंग है हमने अंदर डाला, लेकिन सिक्रेशंस आ ही नहीं रहा, इतना थिक है कि वो उसकी टिप पे ही रह जाता है, ठीक है, वो सक आउट कर ही नहीं पा रहा, इतना थिक सिक्रेशन है, तो उसको कैसे लूजन करना है। तो या तो हम हाइपरटोनिक सलाइन 3% सलाइन यूज़ करते हैं, जहाँ मैं काम करती हूँ अपने क्लिनिकल सेटअप के हिसाब से बता रही हूँ, तो हम 3% सलाइन यूज़ कर लेते हैं, NaCl यूज़ कर लेते हैं, या तो एसिटाइल सिस्टीन यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ ड्रग में एंटीबायोटिक्स, जैसे टोब्रोमाइसिन, कोलिस्टिन, अमीकासिन, ये हम देते हैं रेजिस्टेंट लंग इन्फेक्शंस में, स्पेशली सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकिक्टेसिस के केसेस में। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में अदर्स डाल रखे हैं, जैसे हम एड्रेनलिन देते हैं, लीडोकेन देते हैं, ठीक है, क्रूप या स्ट्राइडर के केस में, ठीक है। तो इवन एड्रेनलिन हम तभी भी देते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा टीटी ब्लीड वगैरह कर रहा होता है, तो हम एड्रेनलिन से नेबुलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइडर, क्रूप्स और एनाफिलेक्सिस, इन सब में एड्रेनलिन दे सकते हैं। एंड देन लोकल एनेस्थीसिया की अगर ज़रूरत है तो लीडोकेन दे सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में सपोर्टिव दे रखा है, जैसे नॉर्मल सलाइन हम यूज़ कर लेते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए या डाइल्यूएंट के लिए, तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूएंट फॉर अदर ड्रग्स, जैसे हम ADR अभी बताया देते हैं, तो ADR 1 ml का होता है, आप 1 ml उसमें नेबुलाइजेशन ड्रग में दोगे तो वैसे तो नेबुलाइज हो जाता है, बट स्टिल इट्स बेटर कि उसको थोड़ा सा 2 ml में या 5 ml में, इट डिपेंड्स आपको जैसा ठीक लगे, डाइल्यूट करके एंड देन आप नेबुलाइजेशन का जो मेडिसिन कप है उसमें ऐड करके नेबुलाइज कर सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है प्रोसीजर है, सबसे पहले हैंड वॉश और सारा का सारा मटेरियल असेंबल करना। सेकेंड है ऐड करना प्रिस्क्राइब ड्रग, 2 to 5 ml टोटल ऐड करनी चाहिए। थर्ड इज़ अटैच्ड मास्क या माउथ पीस, जो भी आप यूज़ करने वाले हो। फोर्थ इज़ पोजिशन पेशेंट अपराइट। अब अपराइट पोजिशन क्यों देते हैं, डायफ्राम नीचे को होगा, लंग एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छे से होएगा, तो जब वो इनहेल करेगा पेशेंट तो वो बेटर रिजल्ट देगा। नेबुलाइज करना है 8 to 10 मिनट्स के लिए, स्लो डीप ब्रीथ, पेशेंट को क्या बोलना है, स्लो डीप ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। और जब मिस्ट ख़त्म हो जाए तो हम उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्लीन करते हैं नेबुलाइजेशन को, आफ्टर यूज़ क्लीन करना है, ठीक है। इसी प्रोसीजर को सिस्टर नैन्सी के हिसाब से आगे एक्सप्लेन किया है इन्हें, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ वेरीफाई फिजिशियंस ऑर्डर, ड्रग डोज फ्रीक्वेंसी, क्यों, सो दैट इंश्योर द करेक्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट्स मेडिसिन एरर्स। अब जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को बोला है कि ADR नेबुलाइजेशन के लिए
आप ADR की जगह सिर्फ NS नेबुलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ नॉट करेक्ट। अब हमने इसीलिए हमें वेरीफाई करना है फिजिशियंस ऑर्डर्स की, उन्होंने ऑर्डर क्या दिए, किससे नेबुलाइज करना है। सबसे पहले ड्रग, सेकेंड डोज कितनी देनी है, थर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सारा हमें देखना होता है जो कि करेक्ट ट्रीटमेंट दे सके और मेडिसिन एरर ना हो। सेकेंड है आइडेंटिफाई पेशेंट यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स, नेम, एज, ID बैंड, ठीक है। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन टू द रॉन्ग पेशेंट। अब मान लो मेरे पास 2 पेशेंट हैं और एक पेशेंट का सिक्रीशन बहुत थिक है, तो मुझे बोला कि ठीक है 3 हाइपरटोनिक सलाइन से इसको नेबुलाइज कर दो, ठीक है, और मैंने वो किसी और को दे दिया, तो उससे 2 तरीके की गलती होगी ना। एक तो मैंने रॉन्ग मेडिसिन दे दी, ठीक है, रॉन्ग पेशेंट को, तो एक तो मेडिकेशन एरर हुआ, दूसरा जिसको नीडेड था उसको तो मिला ही नहीं, है ना, दोनों चीज़ें। तो ऐसा ना हो, इसलिए पेशेंट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब कई बार ऐसा होता है सेम नाम के 2 पेशेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें नाम भी चेक करना है, एज भी चेक करनी है, और पेशेंट का ID बैंड या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल, जो भी इन पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो IPD पेशेंट्स हैं, तो वो भी चेक करना है, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि यहाँ बहुत इश्यूज होते हैं। कई बार सेम नाम के पेशेंट्स आते हैं और मेडिसिन एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी फॉर्म में होते हैं। इसीलिए जो IPD नंबर होता है वो तो हमेशा चेक करने, हमेशा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आप क्या करने वाले हो वो आपको पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए, जो कि उसकी एंजाइटी कम हो, ठीक है। रिड्यूसेस एंजाइटी, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस। पेशेंट कोऑपरेटिव होएगा तो वो अच्छे से इनहेल करेगा, आपकी बात सुनेगा, डीप ब्रीथ करेगा, तो वो क्या करेगा, इफ़ेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करेगा ड्रग्स की, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश हैंड्स एंड वेयर ग्लव्स, मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। हमेशा यही नहीं है कि पेशेंट को आपसे, मतलब पेशेंट से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कई बार क्रॉस कंटामिनेशन भी हो जाता है, इसलिए ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, मतलब जो भी PP पहनना है वो हम नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट सेक और नॉट जस्ट फॉर आवर सेक, दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ असेंबल नेबुलाइजर इक्विपमेंट्स, मशीन, ट्यूबिंग, नेबुलाइजर, कप, माउथ पीस, मास्क, सारा का सारा असेंबल करके रखना है। Ensure readiness and smooth flow of procedure. Next है add prescribed medication and dilute if needed into nebulizer chamber. Rationale है क्या इसका, correct dose and volume are essential for effective aerosolization. जो जैसे मैंने बोला था कि हम ADR से नेबुलाइज कर रहे हैं, तो अगर 1 ml देते हैं तो वो ना बहुत जल्दी ही मेडिसिन इतना इफ़ेक्टिव नेबुलाइजेशन नहीं होता, उसी को हम थोड़ा डाइल्यूट करके देते हैं ना, तो वो थोड़ा टाइम के लिए भी रहता है एंड देन इट्स इफ़ेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा इफ़ेक्टिव एरोसोलाइजेशन के लिए हमें करेक्ट डोज और करेक्ट वॉल्यूम में देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग ट्यूबिंग विद कंप्रेसर टू नेबुलाइजर चैम्बर, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट मिस्ट। ट्यूबिंग कंप्रेसर से अटैच रहनी चाहिए, ठीक है, तभी वो कंप्रेसर वहाँ से जिस भी मैकेनिज्म पे एक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहा है, वो नेबुलाइज वो उस मेडिसिन को एरोजोल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। नेक्स्ट इज पेशेंट पोजिशनिंग। पेशेंट पोजीशनिंग पहले ही बताया, अपराइट या सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं जो कि मैक्सिमाइज कर सके लंग एक्सपेंशन को और फैसिलिटेट कर सके डिपोजिशन ऑफ मेडिसिन इनटू द एयरवे, ठीक है। सेकेंड है अप्लाई माउथ पीस प्रेफर्ड और मास्क इफ़ अनेबल टू यूज़ माउथ पीस। उससे क्या होता है, इंश्योर करता है इफेक्टिव डिलीवरी है। माउथ पीस मिनिमाइज करता है फेशियल या ऑक्यूलर डिपोजिशन को। कई बार हम माउथ पीस से क्या होएगा कि डायरेक्ट फेशियल या ऑक्यूलर डिपोजिशन नहीं होएगा, जबकि फेस मास्क से कई बार क्या होता है कि वो जो मिस्ट है वो ऊपर की तरफ को आती है, तो वो आँखों में भी वो कर सकती है और डिपॉजिट हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप. स्विच ऑन द नेबुलाइजर मशीन, चेक फॉर स्टेडी मिस्ट. उससे क्या होएगा, कंफर्म करेंगे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट. ठीक है, तो हम पहले स्विच ऑन करते हैं नेबुलाइजर को और देखते हैं मिस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि इक्विपमेंट प्रॉपर काम कर रहा है. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट patient to breathe slowly, deeply through the mouth. Pause 2 to 3 seconds at end of inspiration. पेशेंट को क्या बोलना है कि आराम आराम से सांस लेनी है. ठीक है, मुंह से सांस ले और सांस लेने के बाद 2-3 सेकंड तक रुके और फिर ब्रीद आउट करें. ठीक है, इससे क्या होएगा, ड्रग डिपोजिशन स्मॉलर एयरवेज में और एल्वियोलाई तक हो पाएगी. ठीक है, वो इन्हांस करेगा. ठीक, इफेक्टिव ड्रग डिपोजिशन को इन्हांस करेगा. नेक्स्ट स्टेप है कंटिन्यू ट्रीटमेंट अंटिल नेबुलाइजर बिगिंस टू स्पटर और मिस्ट आउटपुट रिड्यूसेस. ठीक है, इन शॉर्ट हम तो यही देखते हैं कि नेबुलाइजर में मिस्ट फॉर्मेशन बंद हुआ. जब वो ख़त्म हो जाता है मिस्ट फॉर्मेशन, यूजुअली 5 से 10 मिनट में हो जाता है वो, ये शो करता है इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द ड्रग सॉल्यूशन हैज़ बीन डिलीवर्ड, की ड्रग जो था लिक्विड फॉर्म में वो मोस्टली डिलीवर हो चुका है पेशेंट को. नेक्स्ट है, अगर स्टेरॉइड इफ़ स्टेरॉइड इज़ नेबुलाइज्ड, एडवाइज पेशेंट टू रिंस माउथ आफ्टर ट्रीटमेंट. अगर कोई स्टेरॉइड दिया है अपने नेबुलाइजेशन के लिए तो पेशेंट को बोलना है कि एक बार मुंह को कुल्ला कर ले. क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा ओरल कैंडिडियासिस एंड थ्रोट इरिटेशन को. सी स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड एक्ट करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी एक्ट करता है, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है. बट स्टेरॉइड्स जब दे रहे होते हैं ना तो चांसेस ऑफ गेटिंग अदर इन्फेक्शन इज़ वेरी इजी. और माउथ में ओरल कैंडिडियासिस या थ्रोट इरिटेशन होना बहुत इजी हो जाएगा अगर वो माउथ रिंस नहीं कर रहा आफ्टर गेटिंग स्टेरॉइड्स इन नेबुलाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना कि अगर स्टेरॉइड दिया है नेबुलाइज़र में तो उसको बोलना है कि मुंह का कुल्ला कर ले, मतलब पानी से कुल्ला कर ले, जो कि ओरल कैंडिडियासिस या थ्रोट इरिटेशन के ना हो. ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप में, प्रोसीजर तो यहाँ स्टेप हो गया. अब क्या करना है, टर्न ऑफ इक्विपमेंट एंड डिस्कनेक्ट apparatus. जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको मेन कनेक्शन से, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जहाँ से किया था वहाँ से बंद करना है और डिस्कनेक्ट कर देना पेशेंट से भी. ठीक है, टू कंजर्व पावर, ऑक्सीजन एंड इंश्योर सेफ्टी. नेक्स्ट, रीअसेस पेशेंट, चेक ब्रेथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, ब्रेथ साउंड्स देखने, जैसे हमने बोला स्ट्राइडर वगैरह में भी देते हैं. वीजिंग साउंड देखना है, वीजिंग कम हुई, मोस्टली कम होती है इससे. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, RR नॉर्मल है. SpO2 पेशेंट का इम्प्रूव करता है मोस्टली इसमें. ठीक है, और सिम्टम्स जैसे बता ही दिया, सिम्टम्स जो है वो भी रिलीफ हो जाएंगे. रैशनल क्या है, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, आइडेंटिफाइज एडवर्स इफेक्ट्स अर्ली. क्यों किया जाता है ये, जो कि हमने इफेक्टिवनेस देख लिया, हमारे ड्रग की इफेक्टिवनेस इफेक्टिव कितनी थी. ठीक है, कई बार SpO2 कम हो रहा होता है, नेबुलाइज कर देते हैं. ठीक है, या फिर एज आई सेड बहुत वीजिंग साउंड आ रहा होता है. मोस्टली जब हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं उसके बाद ना चांसेस ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उस टाइम पे नेबुलाइज करते हैं. एंड वी लुक फॉर कि वीज साउंड तो नहीं आ रहा, या वीजिंग अगर पहले था तो नेबुलाइजेशन के बाद वीज कम हुआ है नहीं हुआ है. आई रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले मेरा पेशेंट एक एक्सट्यूबेट हुआ था और वीजिंग साउंड आ ही जा रहा था उसको, तो हमने काफ़ी देर तक नेबुलाइज करके देखा बट इम्प्रूव नहीं हुआ, तो हमें उसको रीइंट्यूबेट करना पड़ा. ठीक है, तो इसलिए रीअसेस करते रहो पेशेंट को, मतलब इन क्रिटिकल केयर यू हैव टू रीअसेस. नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट मेडिकेशन, डोज, टाइम, रूट, पेशेंट रिस्पॉन्स एंड एनी एडवर्स इफेक्ट्स. क्यों? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड प्रोवाइड लीगल डॉक्यूमेंटेशंस. डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट, चाहे कुछ भी हो, आपने कुछ भी किया है तो डॉक्यूमेंटेड. ठीक है,
डोज क्या दिया है, टाइम क्या दिया है, रूट क्या दिया है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा था और कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि एज ए नर्स वी नो हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, हम काम तो सारा कर देते लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हमारा अच्छा नहीं होता, एंड दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट केयर स्टेप। तो वॉश करना है नेबुलाइजर चैम्बर को, माउथ पीस को, मास्क को वार्म सोपी वाटर से रिंस करना है, स्टेराइल वाटर से, और फिर एयर ड्राई करना है जिससे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो और डिवाइस की एफिकेसी भी बनी रहे। चलो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं नेबुलाइजेशन थेरेपी के? तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट्स हैं वो ट्रेमर्स कॉज कर सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट, पैल्पिटेशन कर सकता है, टैकीकार्डिया कर सकता है। एंटीकोलिनर्जी क्या करते हैं, वो ड्राई माउथ कर सकते हैं, ब्लड विजन कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स ऑलरेडी सेड ऑरल थ्रश कर सकता है इफ़ नॉट रिंस्ड, और डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन रिस्क इफ़ पुअरली क्लीन्ड। ठीक है, दीज वर द साइड इफ़ेक्ट्स। समरी देख लेते हैं। नेबुलाइजेशन क्या है, फास्ट इफेक्टिव एयरवे ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, प्रोसेस है। वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है नेबुलाइजेशन के लिए, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। सेफ इफ़ यूज करेक्टली एंड रिक्वायर प्रॉपर टेक्निक एंड क्लीनिंग। थैंक यू सो मच।